हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग ई ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। ई बिज़नेस हमने देखा और ई शॉपिंग के बारे में हमने पढ़ा कि हम कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में स्टडी करने के बाद एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है बेटा कि बिज़नेस रिस्क कौन कौन से होते हैं। ई बिज़नेस से रिलेटेड कुछ रिस्क भी होते हैं। ई बिज़नेस जहाँ बहुत ईजी मोड है, बहुत ईजीली हम उसको फॉर्म कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर्स के थ्रू होता है, पर कुछ रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो वो रिस्क कौन कौन सी होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और उन रिस्क से बचने के लिए कौन से सिक्योरिटी और सेफ्टी हो सकते हैं या लिए जा सकते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ई बिज़नेस की स्टडी आपको कंप्लीट तभी होगी जब हम इसके बारे में पूरी नॉलेज लेंगे। तो रिस्क का भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो रिस्क का पता होगा, इसी से हम सेफ्टी और सिक्योरिटी रख पाएंगे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड। तो कौन कौन सी रिस्क होती है और उसकी सेफ्टी हम कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में आज हमारा वीडियो होगा। ओके, तो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सीमा शर्मा। वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए कौन कौन सी रिस्क होती है। देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई ट्रांजैक्शन। अब इसमें रिस्क की स्टडी करते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू ओवर द इंटरनेट इन ई ट्रांजैक्शन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ रिस्क। क्योंकि आप सेफ्टी और सिक्योरिटी तो तभी करोगे ना जब आपको उसकी रिस्क का पता रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या नॉलेज होनी चाहिए कि ई बिज़नेस से रिलेटेड कौन कौन सी रिस्क हो सकती है। फर्स्ट देखिए, ट्रांजैक्शनल रिस्क। ओके, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्क। सेकेंड, डाटा स्टोरेज रिस्क। थर्ड, ट्रांसमिशन रिस्क। एंड फोर्थ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। ये 4 टाइप ऑफ रिस्क ई बिज़नेस में होती है, ई ट्रांजैक्शन में होती है। अब ये रिस्क क्या क्या होती है और इन रिस्क से हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स है, उनकी स्टडी हम करते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ इन 2 की स्टडी करेंगे। किसकी? ए और बी पोर्शन की। ओके, ट्रांजैक्शनल रिस्क, ठीक है, और डाटा स्टोरेज रिस्क की स्टडी करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्क, यानी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी रिस्क हो सकती है ऑनलाइन या ई बिज़नेस करते समय। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिस्क में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ट्रांजैक्शन रिस्क को भी हम 3 कैटेगरीज में डाइवर्ट करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सी? डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर, ओके, डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी एंड डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। 3 तरीके की रिस्क हो सकती है आपको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ओके, जब बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको 3 तरीके की रिस्क हो सकती है, ऑर्डर पे, डिलीवरी पे एंड पेमेंट पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऑर्डर पे कौन सी रिस्क होती है? सेलर में डिनाई दैट ही हैज़ रिसीव्ड एनी ऑर्डर और द कस्टमर मे ऑल्सो डिनाई दैट ही हैज़ प्लेस्ड एनी ऑर्डर। सेलर मना कर सकता है कि मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, उसने कोई ऑर्डर रिसीव नहीं किया, या फिर कस्टमर मना कर सकता है कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। ओके, तो दोनों इस बात के लिए डिनाई कर सकते हैं। ये इसकी डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर रिस्क कहलाती है कि सेलर डिनाई कर सकता है या फिर कस्टमर डिनाई कर सकता है कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शनल रिस्क है। सेकंड देखिए, डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। द गुड्स में बी डिलीवर्ड एट द रॉन्ग एड्रेस और मे बी डिलीवर्ड लेट और मे बी डिलीवर्ड अदर देन द गुड्स ऑर्डर। क्या क्या रिस्क हो सकती है डिलीवरी की? कि जो एड्रेस हमने दिया था उससे अलग किसी रॉन्ग एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाए गुड्स, या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, या फिर वो गुड्स ऑर्डर कर दे या वो गुड्स डिलीवर कर दे जिसका हमने ऑर्डर किया ही नहीं था, यानी ऑर्डर से डिफरेंट गुड्स डिलीवर हो जाए। तो 3 तरीके की इसमें भी रिस्क है डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी में, कि डिलीवरी रॉन्ग एड्रेस पे हो जाए, या फिर बहुत लेट हो जाए, या फिर किसी और गुड्स से रिलेटेड ऑर्डर हो जाए या डिलीवरी हो जाए। ओके, तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी। नेक्स्ट देखिए, डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। पेमेंट से रिलेटेड भी रिस्क हो सकती है, मेजर रिस्क है। ये देखिए कौन सी? सेलर डज नॉट गेट द पेमेंट फॉर द गुड्स सप्लाइड वेयर एज द कस्टमर क्लेम दैट द पेमेंट वॉज मेड। ये भी हो सकता है कि सेलर कह दे कि मैंने अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं किया है, मुझे पेमेंट नहीं मिला है, जबकि कस्टमर इस बात को क्लेम कर रहा है कि उसने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। ये 3 तरीके की रिस्क ट्रांजैक्शनल रिस्क होती है, जिसमें हम क्या देखते हैं? डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर, डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी एंड डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। ओके, तो ये 3 रिस्क देख लिया आपने ट्रांजैक्शनल। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन या सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या हो सकती है।
देखिए, सच प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग आइडेंटिटी एंड लोकेशन एड्रेस वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन एज टू द ऑर्डर कंफर्मेशन एंड पेमेंट रियलाइजेशन। सब चीज़ को ऑर्डर करने से पहले पूरी तरीके से चेक कर लिया जाए और कंफर्म कर लिया जाए, ठीक है। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको ध्यान है, शॉपिंग साइट से आपको बार बार कंफर्मेशन आती है कि इसी एड्रेस पे जाना है क्या, ठीक है। इस तरीके की काफ़ी कंफर्मेशंस होती है और लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए इसमें, इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट द कस्टमर हैज़ करेक्टली एंटर्ड हिज डिटेल्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, द सेलर में वेरीफाई द सेम फ्रॉम कुकीज़, ठीक है। कुकीज़ से वो कंफर्म कर सकता है कि कस्टमर ने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो सारी डिटेल्स सही है कि नहीं है, गलत तो नहीं है। अब ये कहाँ से पता करता है, वो कुकीज़ से। अब कुकीज़ कौन होते हैं, ये देखो, cookies are very similar to the caller ID and telephone that provide telemarketers with such relevant information as a customer's name, address, previous purchase, payment record। देखिए, कुकीज़ एक ऐसा सिस्टम होता है या इस तरीके की आईडी होती है, जैसे टेलीफोन में आईडी होती है ना कि हम पता कर लेते हैं कि कौन है ये, कौन कॉल कर रहा है, इसकी रिपोर्ट कैसी है। उसी तरीके से कुकीज़ बायर के बारे में या कस्टमर के बारे में रिपोर्ट करके बताती है कि ये इसकी जो हिस्ट्री है वो कैसी रही है, पेमेंट का मोड रहा है वो प्रॉपर रहा है नहीं रहा है, पेमेंट का रिकॉर्ड सही है कि नहीं है, या फिर प्रीवियस क्या परचेज़ किया इसने, इसका नेम और एड्रेस प्रॉपर है कि नहीं है। इन सब बातों की चेकिंग करने का काम कौन करता है, कुकीज़ करता है। ओके, तो नोट डाउन कर लेना कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ कैसे वर्किंग करती हैं और कुकीज़ की स्पेशलिटी क्या है, ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में तुरंत। साइट सच एज ईबे क्या है, एक कुकी साइट है। इवन प्रोवाइड द रेटिंग ऑफ सेलर्स की रेटिंग भी देती है कि आपको सेलर कैसा है, सेलर की रेटिंग कैसी है। आप रेटिंग देख कर लेते हैं ना, शॉपिंग साइट पे जाते हैं तो आप सेलर की रेटिंग देखते हैं कि सेलर की रेटिंग क्या है। अगर रेटिंग बहुत कम रहती है तो आप उस पर परचेजिंग करने का इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उसी को कहते हैं। तो ईबे एक कुकीज़ का वर्क करती है जो सेलर्स को रेटिंग देती है। दीज साइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कस्टमर अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर और डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी एंड reimburse द पेमेंट मेड टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो ईबे क्या कर रहा है, ईबे ये कंफर्मेशन दे रहा है कि सेलर सही है कि नहीं है, वो गुड्स जो दे रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है। इस चीज़ की कंफर्मेशन, यानी इस सेलर की जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है वो कैसा है, इस बात की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को अवेलेबल कराता है, जिससे कस्टमर बिल्कुल सेफ्टी के साथ में अपने ट्रांजैक्शन कर सके। तो ये हैं आपके ट्रांजैक्शन रिस्क, ठीक है। ट्रांजैक्शन रिस्क कितने हुए, डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर, डिफ़ॉल्ट ऑन डिलीवरी, डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट, ठीक है। अब इनसे कैसे बच सकते हैं हम क्या करें, हम सब एड्रेस वगैरह से रिलेटेड कंफर्मेशन लेने के बाद ही प्रोडक्ट की डिलीवरी दें या प्रोडक्ट को सेंड करें, ओके। और इसके साथ साथ हम कुकीज़ को भी हेल्प ले सकते हैं और कुकीज़ के थ्रू हम सेलर या बायर की बैकग्राउंड हिस्ट्री, एड्रेस वगैरह की कंफर्मेशन वहाँ से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिस्क है। चलिए आगे देखिए, डाटा स्टोरेज रिस्क। डाटा की स्टोरेज से रिलेटेड रिस्क होती है, उसको बोलते हैं हम डाटा स्टोरेज रिस्क। Information is a power indeed, but what will happen if the information goes in the wrong hands? Information, वैसे तो हम बहुत सारी कंप्यूटर पे अपनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रखते हैं, पर अगर वो गलत हाथों में चला जाए तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। डाटा स्टोर्ड इन द सिस्टम कैन बी स्टोलन और मिसयूज बाय हैकर्स टू परस्यू सम सेल्फिश मोटिव्स। हो सकता है हैकर्स उसको मिसयूज़ कर लें, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैन बी हैक्ड और वायरसेस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस की फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। वायरस क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपके प्रोग्राम को हैक कर सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है। कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू द कंप्यूटर विद वेरियस सोर्स एंड सिस्टम, कैन बी कम्प्लीटली डैमेज। आपके पूरे डाटा को डैमेज कर सकता है, लीक कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वायरसेस जो रिस्क है उसको हम बोलते हैं डाटा स्टोरेज रिस्क।
फॉर दिस पर्पज़ गुड क्वालिटी एंटी सॉफ्टवेयर, यानी आपको क्या डाउनलोड कर लेना चाहिए वायरस वगैरह से बचने के लिए? एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। तो डाटा स्टोरेज रिस्क क्या है? ये हैकिंग की रिस्क, वायरस की रिस्क, ये सब क्या होती है? डाटा स्टोरेज रिस्क होती है। और इससे कैसे बचे? जब हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर में, तो टाइम टू टाइम डाउनलोड करने से क्या होगा? इट कैन हेल्प अ लॉट अ ग्रेट एक्सटेंट विच मस्ट बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और टाइम टू टाइम इसको क्या करते रहना चाहिए? अपडेट भी करता रहना चाहिए, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी भी वायरस के थ्रू हैक नहीं की जाए या लीक नहीं की जाए। ओके, तो नॉर्टन और क्विक हिल इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो वायरस आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके डाटा को, आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और उससे बचने के लिए आपको टाइम टू टाइम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते रहना चाहिए और उनकी अपडेटिंग भी करते रहना चाहिए। ओके, दिस इज़ कॉल्ड डाटा स्टोरेज रिस्क। चलिए, अभी हमने क्या देखी? ट्रांजैक्शन रिस्क एंड डाटा स्टोरेज रिस्क। समझ आ गया? ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिस्क थी और डाटा की स्टोरेज से रिलेटेड रिस्क थी। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन रिस्क एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। नेक्स्ट 2, ध्यान रखिएगा दिमाग में कौन से रिस्क में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो अच्छे से समझिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट 2 रिस्क देखते हैं। ट्रांसमिशन रिस्क, नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन रिस्क. For this, one may use cryptography, which is an important tool used for safeguarding against data transmission risk in online transaction. It refers the art of protecting information by transforming into an unreadable format called cybertext. Only those who possess a secret key can डिक्रिप्ट द मैसेज इनटू प्लान टेक्स्ट। यानी आप अपना जो जैसे कोई कोड रखते हैं या सिक्योरिटी कोड रखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? वो इनक्रिप्टेड रखना चाहिए, यानी ईजीली रीडेबल नहीं होना चाहिए, हर किसी को समझ में नहीं आए। जो वो कोड या पासवर्ड बना रहा है वही उस पासवर्ड और कोड को समझ सकता है या पता लगा सकता है। इसी को हम बोलते हैं इनक्रिप्शन। ठीक है, तो हम ट्रांसमिशन रिस्क से कैसे बच सकते हैं? हम अपने कोड या पासवर्ड जो होता है उसको इनक्रिप्टेड कर दें और सबकी सिक्योरिटी हम पासवर्ड के थ्रू कर दें, तो ईजीली कोई भी उस चीज़ को हैक नहीं कर सकता और लीक नहीं कर सकता है। तो ट्रांसमिशन रिस्क क्या होती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को या आपके जो अकाउंट वगैरह है या डाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे जल्दी से किसी को नहीं पता चलेगा, ओपन करके नहीं देख सकता, अगर आप उसको इनक्रिप्टेड कर देते हो, यानी ऐसी लैंग्वेज में डाल देते हो, ऐसी लैंग्वेज में साइबर टेक्स्ट में डाल देते हो जिसे सिर्फ आप ही हु पॉसेस अ सीक्रेट की, जो एक सीक्रेट की तरह रहता है और उसे वही यूज़ कर सकता है जिसने वो पासवर्ड या कोड लगाया है। ठीक है, तो कोड लगा करके और पासवर्ड यानी इनक्रिप्टेड करके भी हम ट्रांजैक्शनल रिस्क या ट्रांसमिशन रिस्क से बच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअलिटी की वजह से आती है, ये फिज़िकल फॉर्म में नहीं होती है, ये ऐसे इन्वेंशंस या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके माइंड की क्रिएटिविटी से बनती है। ओके, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वंस द इंफॉर्मेशन इज़ मेड अवेलेबल इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग कॉपीड। आप अगर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल देते हैं तो उसे कोई भी कॉपी कर सकता है। सिमिलरली व्हाइल ब्राउजिंग ओवर द इंटरनेट आवर इनबॉक्स में बी डम्प्ड विद द न्यूमरस जंक एंड मेल्स। और हमारे अगर हम ऑनलाइन रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी क्या आ जाती है? जंक मेल्स आ जाती है। जंक मेल का मतलब होता है फालतू की मेल्स जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आना, अननेसेसरी की मेल्स आना, तो वो उससे हमारा इनबॉक्स बिल्कुल फुल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या प्राइवेसी रिस्क। गवर्नमेंट में ऑल्सो सेटअप साइबर क्राइम सेल टू लुक इनटू द केस ऑफ हैकिंग एंड टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हैकर्स। गवर्नमेंट ने इसके लिए साइबर क्राइम सेल बनाए हुए हैं जो हैकिंग को और अननेसेसरी जो एक्शन होते हैं, जो किसी के भी अकाउंट में एंटर करने को या किसी की भी इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम सेल बना रखे हैं। तो ऐसी जो रिस्क होती है
लिए उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला या आपका कोई इन्वेंशन आपने अपने इंटरनेट पे सेव करके अपने अकाउंट में सेव करके रखा है, वो अगर कोई रीड कर लेता है तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है या वो उसे कॉपी कर सकता है, और आपकी प्रॉपर्टी किसको मिल सकती है, किसी और को मिल सकती है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है कि आपकी जो राइट थी, आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो चुरा ली गई, आपकी जो इन्वेंशन था या आपका आइडिया था या आपका कोई भी स्पेशल क्रिएटिविटी थी उसको चुरा लिया गया, उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्क। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी की रिस्क हो सकती है। इससे बचने के लिए साइबर क्राइम सेल गवर्नमेंट ने ऑपरेट कर रखे हैं, जो इस चीज़ को चेक करते हैं कि इस तरीके की कोई हैकिंग या अननेसेसरी एक्शन नहीं हो। ओके, तो देखो हमने क्या क्या किया, ट्रांजैक्शन रिस्क, डाटा की स्टोरेज से रिलेटेड रिस्क, ट्रांसमिशन से रिलेटेड रिस्क जो हम कुकीज़ वगैरह से बच सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क जो होते हैं, प्राइवेसी रिस्क जो होते हैं। तो इस तरीके से 4 टाइप ऑफ रिस्क हमने स्टडी किया और देखा कि हम उन रिस्क से कैसे बच सकते हैं या हम उससे कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी रख सकते हैं, अपने डाटा की, अपने इंफॉर्मेशन की, अपने अकाउंट की, अपने पासवर्ड्स की। ओके, तो ये आज का आपका टॉपिक था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ई ट्रांजेक्शन। ओके, होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है बेटा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सा एंटीवायरस यूज़ करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो मुझे यूज़ करना चाहिए। अब अगर आपके पास इसके लिए बहुत बढ़िया आइडिया है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा एंटीवायरस है जो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में एंटीवायरस यूज़ नहीं करते तो वायरस के एंटर होने के चांसेस होते हैं, और वायरस क्या कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकता है। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि आपका सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। ओके, बाय बाय।